कल की टीसीएस की अर्निंग को देख के अब आपको क्या लगता है? देखिए, टीसीएस के अर्निंग तो थोड़े नकारात्मक थे और उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये रहा था कि उनके जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है बीएफएसआई से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज से, वो बढ़ती हुई नजर आई नहीं है। तो वहाँ पर अभी भी वेट एंड वॉच पॉलिसी लगी हुई है। और अगर आपने मैनेजमेंट के इंटरव्यू को देखा हो तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी वीक लग रही थी। और वो हम्म। कहने का तो मैनेजमेंट है, उनके पास तो चारा है नहीं, वो तो कहेंगे कॉन्फिडेंट एंड होपफुल, बट मेरे हिसाब से होपफुल में भी यस, कॉन्फिडेंस वॉज नॉट हम्म। देयर एट ऑल। और ये पिछले दो ओके। तीन साल से यही कहानी चलती आ रही है। आप मतलब मैक्सिमम 5 से 6% का ग्रोथ कर पाते हो प्रॉफिट में, रुपी टर्म्स में। एंड उसके आगे फिर वो 10-11% होता नहीं है। पिछले 7 साल में देखें तो सिर्फ 2 बार ही उन्होंने 10% ज़्यादा ग्रोथ किया था। और ट्रांजिशन जी। जितनी डिस्ट्रप्टिव तरीके से हो रही है तो उनको चैलेंजेस मिल रहे हैं। तो आईटी सेक्टर को तो आप इग्नोर कर दो। आईटी में मुझे लगता नहीं कि कोई भी ट्रैक्शन इस क्वार्टर में मिलेगा। और आने वाले 1-2 क्वार्टर में हम्म। भी चिंताएं बनी रहेगी। बट जो उसके हम्म। बाहर के सेक्टर्स हैं, जैसे बीएफएसआई सेगमेंट हो गया, पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस, वहां पर अटकलें हम्म। लगाई जा रही है कि न्यूज में कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट हम लोग का मानना है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अराउंड 12 से 13% के आसपास उधर रहनी चाहिए, सबको मिला के अगर आप देखेंगे। तो वो एक पुलर है। ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे अच्छे आने चाहिए। तो मोर और लेस हम्म। Q1 शुड बी द लास्ट क्वार्टर ऑफ लो अर्निंग्स ग्रोथ। इसके बाद वाले जो क्वार्टर होंगे ओके। कॉन्वर्ट, आपको जो टेलविंड्स हम्म। की हम लोग बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मानसून अच्छे हैं, टैक्स बेनिफिट आ रखे हैं, वो सब प्ले आउट होंगे। तो दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस मार्केट में जो गिरावट आ रही है, आप अपनी वैल्यू पिक को बाई करें। और फिर आने वाले 2-3 क्वार्टर में आपको ट्रेडिंग के लिहाज से भी अच्छे नतीजे मिलेंगे, गेंस मिलेंगे स्टॉक प्राइस में। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ये एक अच्छा मार्केट है ही। स्लोली कंजम्पशन स्टोरी इज प्लेइंग आउट क्योंकि ये माना जा रहा है जो टैक्स रेट में एग्जेम्पशंस है, आपने जैसे कहा कि इन्फ्लेशन में कमी है, ब्याज दरों में कटौती का इम्पैक्ट जो है वो लैग से आता है और अब आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में कंजम्पशन स्पेस आपको कैसा लगता है? डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, इज इट द टाइम टू रियली बेट ऑन दीज स्टॉक्स? जी, एज फार एज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस कंसर्न, पर्टिकुलरली एफएमसीजी स्पेस की बात करें तो नेक्स्ट 2-3 महीने एक ट्रेडिंग बाउंस बैक जरूर मिल सकता है आपको। अराउंड 7 to 10% के आसपास का अपसाइड दिखेगा, क्योंकि बाकी बाजार के जो नतीजे आएंगे Q1 में वो थोड़े से खराब दिखेंगे। तो वहाँ पे एक सेफ्टी नेट यहाँ पर बनता है। बट एक प्रॉब्लम है पूरे स्पेस के साथ, चाहे आप डाबर हो, HUL हो, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, ये सब कंपनी को आप देखें तो ये 50 से ऊपर के पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। और इनमें हम लोग 2-4% वॉल्यूम ग्रोथ प्लस 2-3% का ब्लेंडेड रिलेशन ग्रोथ को लेकर के हम लोग फाइट करते रहते हैं। और कुल मिला के 10% से नीचे की ही इनकी टोटल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चल रही है। सो जी। ये पिछले 15 साल का कहानी अलग था, जहां पर पेनिट्रेशन लेवल अभी बढ़े नहीं थे, ये उसको ऑक्यूपाई कर रहे थे। बट अब ये पूरी इंडिया की जो मार्केट है हाईली पेनिट्रेटेड हो गई है। कंपटीशन काफी बढ़ रखा है, लोकल कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं। आप HUL के केस में देखिए, उन्हें मिनिमलिस्ट एक्वायर करना पड़ा, तो प्रोडक्ट चैलेंजेस भी इनके साथ काफी आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम्म। ट्रेडिंग पेस के हिसाब से तो अभी ठीक है, कंड्यूसिव माहौल है, यहाँ पर आप जरूर बाई कर सकते हैं। चाहे तो आप बास्केट बना के बाई कर लें, HUL का, नेस्ले, ब्रिटानिया, डावर, सबको ले लें। बट बाई दिवाली आपको वहां पर प्रॉफिट बुक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डिकेड जो आएगा, आने वाला 10 साल, वो कंजम्पशन हम्म। प्ले का नहीं रहेगा, वेल्थ जनरेशन नहीं होगा, ट्रेडिंग सिक्लिकल प्लेज आपको इसमें मिलते रहेंगे। सो आपको वो थोड़ा टाइम करके चलना पड़ेगा। हम इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं तो हम वैल्यूएशंस को लेके थोड़े बहुत कंसर्न होते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस काफी प्रीमियम पे है। पर क्या लगता है आपको कि ये जो प्रीमियम वैल्यूएशंस है दे आर हियर टू स्टे एंड दैट इज द न्यू रियलिटी? बिल्कुल, आई मीन देखिए, ये तो पिछले 10 साल से यही कहानी चली कि इमर्जिंग मार्केट बास्केट में भी हम लोग 25 से 30% ज़्यादा वैल्यूएशन कमांड करते थे। उसका कारण ये है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है और उसमें हम लोग का ग्रोथ का रन रेट है कंपेयर टू अदर मार्केट। हम लोग टॉप ग्रोथ से GDP ग्रोथ वाली कंट्री हैं, जहाँ पर $4 ट्रिलियन से ऊपर का भी मार्केट कैप हो रखा है। सो ये 5-6% का ग्रोथ भी अभी डिफिकल्ट है बाकी जोग्राफीज में। वहां पर यहाँ पर आपको एक सर्टेनिटी दिख रही है ग्रोथ की, डोमेस्टिक कंजम्पशन के कारण। प्लस अब हमारी करेंसी बहुत स्टेबल है, अब करेंसी में उतनी ज़्यादा जी। फ्लक्चुएशन नहीं होती INR में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हम्म। काफ़ी स्टेबल हैं, स्ट्रांग होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो हर तरीके से ये माहौल तो बना रहेगा। जहाँ तक अर्निंग्स की हम्म। बात है तो मेरा FY 26 का हम लोग का मानना है कि इवेंचुअली जो निफ्टी 50 का EPS होगा, वो 12 से 13% के आसपास हम लोग इसको एंड करेंगे ये साल में। यहाँ पर देखिए, एक ओके। जो अहम बात ये है, वो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि जब जी। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों नीचे आते हैं, उस वक्त हम लोग को हम्म। ग्रोथ का आस्किंग रेट कम हो जाता है।
सो दैट इज करेक्ट। नॉट दैट ग्रेट। वो 12-14% के आसपास का फिर ग्रोथ चाहिए नहीं होता। और अभी आप देखिए इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है और डिफरेंशियल बिटवीन इक्विटी यील्ड एंड बॉन्ड यील्ड है वो 1.85% ही रह गया। उसका मतलब ये होता है कि आने वाले एक साल में 9-10% का भी आप ईपीएस का ग्रोथ करें तो वो कंड्यूसिव है मार्केट के लिए। प्लस आरओई 15-16% के आसपास चल रहा। तो मेरा ये मानना है कि 20 से 22 का पी मल्टीपल इंडियन मार्केट हमेशा कमांड करेगी। उस लिहाज से आप देखिए तो 25 से 26 हजार का काफी अच्छा एक सिक्योर जोन है। ईयर एंड तक मोस्ट प्रोबेबली जब आपको Q2 के नतीजे आएंगे जहां पर आपको ट्रैक्शन दिखने मिलेगा, मेरा यह मानना है कि FY 26 के हिसाब से निफ्टी का ईयर एंड टारगेट अराउंड 27,200 से 500 का निकल के आता है। उस वक्त भी आप ओके। 21 या 21.5 के पी मल्टीपल भी ट्रेड करने होंगे। तो आई थिंक विजिबिलिटी काफी ओके। स्ट्रांग है, डरने वाली बात नहीं है। सर अगर विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है तो एफआईआईज व्हाई आर दे शाइंग ऑफ? आते हैं और निकल जाते हैं। देखिए FIIs की जो हॉट बनी है वो आके जरूर निकल जाते हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट बनी है वहां पर कोई भी ड्रॉडाउन हुआ नहीं है। जो एक लंबे नजरिए से इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो पैसा है वो अभी पड़े हुए। आप अगर उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखें तो 19% के आसपास है। बट जो कंस्ट्रक्टिव जी। होल्डिंग है लॉन्ग टर्म यहाँ से वो 15 या 16% ही रहती थी, बाकी 2-3% वो घूमने वाली बनी थी। अभी जो जेन स्ट्रीट का फियास्को हुआ है काफी अच्छा किया सेबी ने मेरे हिसाब जी। से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है कि एक जो आर्टिफिशियल आप बबल क्रिएट करे थे इंडियन मार्केट में, वो देश के लिए भी मार्केट के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं था। उसको रोका है। आप देखो जी। $5.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है और उसमें अगर आप एफएनओ स्टॉक्स में आ जाए तो वो काफी कम आ जाता है, अराउंड 1.5-2 ट्रिलियन का ही रहता है उसके मार्केट कैप। और उसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग का वॉल्यूम जनरेट कर रहे थे, जबकि यूएस मार्केट का कैप उनका 28-30 ट्रिलियन का यूएस मार्केट है। आपका चाइना इतना बड़ा मार्केट है, वहां पर ऐसी वॉल्यूम नहीं होती है। तो द जॉब ऑफ मार्केट इज टू प्राइस डिस्कवरी और लिक्विडिटी। बेस्ड ऑन दैट प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए। तो प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म भी डिस्टॉर्ट करे थे ये लोग इंट्राडे। तो उसको ज्यादा अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ अगर ये 16 और 15% से नीचे एफआई की शेयर होल्डिंग आती है ऑन द लिस्टेड कंपनीज में, तब चिंता वाली बात जी। जरूर बनेगी। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा अभी। ग्लेनमार्क के स्टॉक को देखिएगा, आज करीबन 13% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जो उन्होंने डील की है उसके चलते हुए एक अच्छा इम्पैक्ट इस स्टॉक में है। 2148 के आसपास का स्तर है। बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज ने ये स्तर जो है टारगेट्स जो है अपने रिवाइज कर दिए हैं। HSBC का टारगेट जो नया आ रहा है वो 2275 के आसपास का आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सर्ज। ग्लेनमार्क पे आज की खबर का इम्पैक्ट और पूरे स्पेस आपको कैसा लगता है? देखिए ग्लेनमार्क का खबर तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी सकारात्मक भी है। जिस तरीके का उन्होंने प्राइस ये मेडिसिन की इनोवेशन की डिस्कवरी जो की है माइलोमा वो, जी। एंड प्लस 30% का वो सक्सेस रेशियो बोल रहे हैं प्रमोटर के हिसाब से कि 30% क्योर मिला है कैंसर के जो बोन मैरो के पेशेंट होते थे उनके साथ। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, ये छोटी बात नहीं है। $1.2 बिलियन का इनका जो करार भी हुआ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो होगा। तो कैसे वो बुक करते हैं ये देखना है कि ये जो रेवेन्यू आएगा। प्लस ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बनेगी ग्लेनमार्क की रेटिंग की। अभी जो उनका टोटल रेवेन्यू साल का वो $1.2 बिलियन के आसपास है। सो ये तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मेडिसिन से है, प्लस 15 साल की एक्सक्लूसिविटी भी उस मेडिसिन के साथ इनको मिलेगी। मार्केट शेयर गेन जी। में 5 से 7% का भी हो जाता तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी ग्लेनमार्क के लिए। $30 बिलियन का करंट मार्केट कैप है। तो ग्लेनमार्क पर से तो मेरे हिसाब से मल्टीपल री रेटिंग बनता रहेगा। इससे अभी आप यहाँ से बाई करके रखे 3-4 साल में तो मेरे ये डबलर है आने वाले 3 साल के हिसाब से। बट फार्मा एज अ स्पेस जरूर आई मीन खबरों में से घिरा रहा है। और टैरिफ है कंसर्न है, बट देखिए 1.5 साल तो निकल गया, टर्म्स ऑफ का निकल जाएगा जब तक ये रोल आउट करेंगे। वैसे ही बोल रहे 1-1.5 साल के बाद वो टैरिफ लेके आएंगे, उसके बाद बचेगा उनके पास 2 साल। तो रोल बैक होने में भी टाइम लगता नहीं है, तब तक काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी। और जो इंडियन फार्मा कंपनी वो बेसिकली जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करती है या फिर एपीआई सप्लाई जी। करती है जो लोएस्ट इन द बास्केट है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन कंपनीज को ज़्यादा प्रॉब्लम है टैरिफ से लेकर के। बट हाँ एक जो इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो प्राइसेस हैं वो यहाँ से अपसाइड तो मिलेगा नहीं, ट्रैक्शन ब्लेंडेड रिलाइजेशन के कमी रहेंगे और 15-17% के आसपास की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहेगी। उसके लिहाज से आप देखें तो वैल्यूएशन तो थोड़े महंगे जरूर है। 25 से 30 का पी मल्टीपल हर कंपनी का है। वहाँ पे एक कंपनी जो स्टैंड आउट करती है अरविंदो फार्मा, जो थोड़ा रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन पे है। तो फार्मा में आपको काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर जेनरिक प्लेयर या फिर सीडीएमओ प्लेयर हैं, एपीआई प्लेयर हैं। और वहां पर मुझे लगता है ग्लेनमार्क एंड सिप्ला ये दो एक अच्छे विकल्प। सिप्ला महंगा है बट कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। तो इसमें बने रहे। अगर आप 12-15% का सालाना स्टॉक प्राइस रिटर्न के हिसाब से अगर आप
चाहते हैं सेफ्टी नेट के हिसाब से, तो फार्मा इज अ नाइस सेक्टर टू बी। सिल्वर ने ऑल टाइम हाई छुआ है इंडियन मार्केट्स में। इंडियन रुपी टर्म में आज सिल्वर का जो वैल्यू है वो एक 1 kg का इट्स 1,11,000 रुपीज। सर, अगर आप सिल्वर को ट्रैक करते हो तो यहाँ से कितना और दम लगता है आपको? क्षमा करें, कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर मतलब ऐसे देखते हैं फ्रॉम एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से, बट जी। उसके जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है या फिर उस ओके। लिहाज से नहीं देखते हैं उसे। बट एसेट एलोकेशन के प्रोस्पेक्ट से आप कितना एक्सपोजर होना चाहिए इस समय दोनों ही बुलियंस में, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो? क्योंकि गोल्ड ने तो ऑल टाइम हाई टच किया इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी। सिल्वर इज नाउ कैचिंग अप। हाँ डेफिनेटली सिल्वर में कैचअप ट्रेड जरूर चल रहा है। आई मीन जब जियो पॉलिटिकल इशूज से 2.5-3 साल पहले जब तक थे नहीं, उसके पहले हम लोग 12 से 15% एडवाइस करते थे कि बुलियंस में एक्सपोजर रहना चाहिए। बट जब से रशिया यूक्रेन का आपका वॉर सिनेरियो चालू हुआ, वहाँ से हम लोगों ने कंसिस्टेंटली से 25% के आसपास एक एसेट एलोकेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज ग्रुप एंड इनकम प्रोफाइल, वो रिकमेंडेशन था, वो ओके। भी बरकरार है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 2-3 साल में आपको काफ़ी उथल पुथल दिखता रहेगा। काफ़ी ट्रेड ओके। इम्बैलेंसेस जियो पॉलिटिकल इशू के कारण प्लस ये ट्रम्प टैरिफ के कारण ये आएंगे। देखिए, एक बात तो तय है ना कि आपका कॉस्ट तो बढ़ने वाला है। बाहर की करेक्ट। जो यूएस को छोड़ के बाहर की जितनी भी इकोनॉमीज है, बिकॉज यूएस के पॉलिसी के कारण, चाहे वो 10% बढ़े, 15 बढ़े, 20 बढ़े, कितना बढ़ेगा वो अलग बात है, बट बढ़ेगा पक्का। उस लिहाज से अगर आप देखिए तो सारी कंपनी को इधर उनके प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आएगी। उनके प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आती है तो फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनके इनकम में हिट आती है, तो कहीं ना कहीं से ये हम लोग के जेब से निकल के उनके पास पैसा जाने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव में, ये अनसर्टेनिटी के पर्सपेक्टिव में गोल्ड एक अच्छा बाई बनेगा। हो सकता है 3-4 महीना भी ना चले बिकॉज काफी चल रखा है, बट वो जी। ट्रेड ऑन है। मुझे लगता है कि 15-20% यहाँ से भी नेक्स्ट 1.5 ईयर के पर्सपेक्टिव से गोल्ड में तेजी होगी, और सिल्वर में कैचअप ट्रेड इज ऑन। बोथ विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ता है तो भी पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल यूसेज भी है सिल्वर का। एट द सेम टाइम एज अ ज्वेलरी या वैल्यू कैचअप प्ले इज ऑल्सो ऑन। सो दोनों में बने रहने की सलाह है। 25% एलोकेशन रखें अपने पोर्टफोलियो में अभी। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस की अगर हम बात करें तो कहाँ पे आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगता है? इज इट ऑटो, इज इट रियल एस्टेट और इज इट बैंकिंग? देखिए, ऑटो में सेलेक्टिव, आई मीन जैसे एंट्री लेवल बाइक्स में हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी बेहतर लगता है। हालांकि ये कि एबीएस का जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, उसमें जी। अराउंड 4-5 हज़ार रुपया कॉस्ट बढ़ेगा, बट वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा एंड इट्स फॉर द सेफ्टी नेट। तो मुझे लगता है कि कस्टमर वोंट माइंड पेइंग फॉर दैट। वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता ही मिल रहा है, और 17-18 के पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, और मुझे लगता है कि 5.5 लाख का जो इनका रन रेट है वो मेंटेन होगा आने वाले 2 महीने में। और उसको आप पिछले साल से कंपेयर करें, जब जुलाई में उन्होंने 3,70,000 बाइक बेची थी और फिर अगस्त में 5,15,000 बाइक बेची थी, तो ऑप्टिकली भी नंबर्स बेहतर नजर आएंगे। तो एक वो है, महिंद्रा महिंद्रा तो है ही, उनके सारे ट्रिगर्स फायर अप करें, चाहे वो फार्म इक्विपमेंट हो या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, सब जगहों में ट्रैक्शन मिल रही है और 12-15% का नेट मेंटेन, ये दो तो बेहतर लग रहे हैं। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में रियल स्टेट मुझे लगता है कि अब लास्ट लेग ऑफ द रैली में वहाँ हो ओके। सकता है आपको 5-10% एक ट्रेडिंग बाउंस मिल जाए, बट वो मैच्योर हो चुका है। आई मीन वैल्यूएशन के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, उनके रेसिडेंशियल हाउसेस के अफोर्डेबल सेगमेंट में बिक्री चलती रहेगी। प्रीमियम सेगमेंट में भी हो सकता है बिक्री हो, बट वहाँ पर भी रन रेट गिरेगा, बिकॉज प्रीमियम सेगमेंट का बिक्री का बहुत बड़ा कारण था कि आपको स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी गेन्स मिले थे लोगों को पिछले जी। 2-3 साल में, वो कुछ डाइवर्जन हुआ था एसेट रीएलोकेशन एंड बैलेंसिंग को लेकर के, तो वो भी अब सैचुरेट हो रहा है। एंड फाइनेंशियल्स में मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं, हालांकि चल नहीं रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, बट इवेंचुअली जो आगे के समय में Q2 Q3 में, बिकॉज एक तो ये वेल कैपिटलाइज है, सीडी रेशियो इनका बैलेंस में है, और सारे अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को ट्रैक कर रहे हैं, तो वो स्पेस में आपको हलचल मिलनी चाहिए सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स। एंड टॉप पिक वहाँ पर अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी अच्छे विकल्प लग रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से आप एक एक्सिस बैंक एंड फेडरल बैंक, ये चार ओके। स्पेस को अगर बास्केट बना के चले तो वहाँ भी अच्छे ट्रैक्शन मिलने चाहिए। सो ये जो गिरावट मार्केट में हम लोग जो भी देखेंगे या आने वाले दिनों में एक आध हफ्ते में, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। अभी जो एलोकेशन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए एज फार एज द इक्विटीज आर कंसर्न्ड? हाउ मच इन लार्ज कैप्स, हाउ मच इन मिड एंड स्मॉल कैप्स?
देखिए जो प्रेजेंट मार्केट है वहाँ पर मुझे लगता है कि लार्ज कैप में थोड़ा फेयरली ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए। अगर आप फ्रेश एलोकेशन कर रहे हैं तो 40% आपको लार्ज कैप में रखना चाहिए, 35% अराउंड मिड कैप में, एंड 25% स्मॉल कैप। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि स्टॉक और इंडस्ट्री जो सेक्टर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको काफ़ी अच्छे से रिसर्च कर लें करने से पहले। और इस माहौल में ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर चल रहा है तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल पावर जी। फाइनेंसेस की आप बात करें तो इरिडा नीचे आ रहा है, पीएफसी में अट्रैक्शन है। सो आपको कंपनी के हिसाब से कंपनी में कितनी ग्रोथ आने वाली है और कितनी सस्टेनेबल स्टिकी ग्रोथ रहेगी वो देखना बहुत जरूरी रहेगा, रादर देन कि अच्छा चलो पावर सेक्टर चल रहा है तो कोई भी स्टॉक इसका उठा लिए चलेगा, डिफेंस चला तो कोई भी उसका स्टॉक उठा लिए तो चलेगा। वो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वो रहेगा नहीं। अभी मेरिट के हिसाब से वैल्यूएशन को प्रीमियम मिलेगा, तो स्टॉक्स पर ध्यान रखें। सेक्टर एलोकेशन 40, 35 एंड 25 कर सकते हैं। पर सेक्टर रोटेशन इतना फास्ट हो रहा है ना धर्मेश सर कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा सेक्टर नेक्स्ट जो है वो चलने वाला है, तो मिस आउट कर जाते हैं बहुत समय। अगर आपको इस समय किसी का पोर्टफोलियो बनाना हो तो लार्ज कैप्स में 5 टॉप पिक्स क्या होंगी? बिल्कुल। देखिए इसलिए मैं बोला था ना कि सेक्टर के हिसाब से आप बाई ना करें, कंपनी के हिसाब से बाई करें, बिकॉज सेक्टर रोटेशन चर्निंग के हिसाब से वो चल रहा है। तो अगर 5 टॉपिक्स के हिसाब से बात करें तो एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग के बहुत सारे रडार है। बैंक से एक्सिस बैंक रहेगा जो कि सेकंड क्वालिफाई करता है। एक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे हम लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा है, वो आप लेके चल सकते हैं। ये एक थोड़ा 3 से 5 साल का समय देना पड़ेगा, ये डबलर है यहाँ पर, वैल्यू अनलॉकिंग बहुत ही सस्ता है इंश्योरेंस बास्केट में और काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में 64% मार्केट शेयर कमांड करती है। चौथा कंपनी आपको यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC पर एक बाई करने की सलाह रहेगी। और पांचवा M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो ये 5 का बास्केट बना के चलें तो आने वाले समय में 2 से 3 साल के हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न है। डिफेंस से मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि काफ़ी चल रखे हैं, तो थोड़ा उनमें टाइम वाइज करेक्ट। कंसोलिडेशन होगा, स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको डिफेंस बहुत पसंद है तो मैं एडिशनल 2 नाम आपको बता सकता हूँ। एक HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और BEL पे बने रहे। ये मल्टी डिकेडल वेल्थ क्रिएशन कहानी रहेगी, इसमें बहुत सारे आपको नए चेंजेस दिखेंगे। और OEM का जो अभी इन्होंने काम चालू किया है, पहले ये सर्विसिंग करते थे फिर वहां से पार्ट्स में आए, अब पूरी की पूरी प्रोडक्ट बनाएंगे ये आने वाले समय में। तो बहुत लंबा रास्ता है इनको तय करने के लिए, तो प्राइसिंग को लेकर डरेंगे, बट हाँ फॉर द टाइमिंग एक बार के लिए वहां पर थोड़ा साइडवेज रेस्ट आ सकता है, ठहराव का पड़ाव आया हुआ उनके लिए।